औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हमारा जो पैथोलॉजी है नियोप्लेज़िया की, उसका एक लास्ट और मिनिमम टॉपिक सा रह गया है और वो हमारे पास क्या है, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। और हमने पढ़नी है कि रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस क्या होती है, माइक्रोबियल कार्सिनोजेनेसिस क्या होती है। ठीक है, तो अब कार्सिनोजेनिक एजेंट्स और उनकी मतलब सेल लेवल पे जाके वो क्या काम करा रहे होते हैं। ठीक है, तो जो मेजर कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं वो हमने देखा है, एक डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कि वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, वो बस डायरेक्टली जाके उन्होंने काम करना है। ठीक है, और डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस आपके पास बहुत सारे हैं। यहाँ पे देख लें कि आपके पास प्रोपायोलैक्टोन है, डाइमिथाइल सल्फेट है, डाईएपॉक्सीब्यूटेन है, उसके अलावा एसिटाइलेटिंग एजेंट्स होते हैं, आई एसिटाइल इमाइडाजोल होता है, डाईमिथाइल कार्बामाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, उसके अलावा प्रो कार्सिनोजेंस होते हैं कुछ, जिनको उनकी मेटाबॉलिक एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ प्रो कार्सिनोजेंस होते हैं, उसमें हमारे पास कौन कौन से हैं। प्रो कार्सिनोजेंस में हमारे पास होते हैं पॉलीसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जो पॉलीसाइक्लिक भी होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक भी होते हैं, उसमें बेंजो एंथ्रासीन है, हमारे पास बेंजोपायरीन है, डाई बेंज एंथ्रासीन है, थ्री मिथाइल कोलेंथ्रीन है। ठीक है, तो ये सारे आपने बस नाम देख लेने हैं। एरोमेटिक अमाइन है, अमाइड्स हैं, एजोडाइज हैं, जिसमें हमारे पास बीटा नेफ्थाइलमीन है, बेंजीडीन है। उसके अलावा नेचुरल प्लांट और माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स होते हैं, एफ्लाटॉक्सिन B1, ग्रेसियोफल्विन, सिसेसिन, सेफ्रोल, बीटल नट्स वगैरह। उसके अलावा नाइट्रोजमीन होते हैं, अमाइड्स होते हैं, विनाइल क्लोराइड होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है। उसके अलावा इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और पॉलीक्लोराइन क्लोरीनेटेड बायफिनाइल्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या कराते हैं, ये केमिकल्स कार्सिनोजेनेसिस कराते हैं, यानी कि इन्होंने कार्सिनोजेनिक के प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब केमिकल कार्सिनोजेनेसिस क्या होती है, यहाँ से हम देख लेते हैं। हमें पता है जो केमिकल कार्सिनोजेनेसिस होती है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बस एक ही दफ़ा कार्सिनोजेनेसिस होगी। इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले कार्सिनोजन आता है, उसकी होती है मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। ठीक है, जब कार्सिनोजन की मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होती है तो वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट्स में, यानी पॉजिटिवली चार्ज हो इलेक्ट्रोफाइल के लिए मतलब इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करते हैं। अब कार्सिनोजन की अक्सर किडनी में डिटॉक्सिफिकेशन होती है, एक्सक्रीशन हो जाती है। ठीक है, या तो कार्सिनोजन की डायरेक्टली डिटॉक्सिफिकेशन होती है या इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट्स की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट्स हैं, इन्होंने क्या करा ना, ये देखें, ये सारा प्रोसेस यहाँ तक इनिशिएशन का प्रोसेस है। इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट जाएंगे, वो डीएनए से बाइंड करेंगे और एडक्ट फॉर्मेशन कर लेंगे डीएनए से बाइंड करके। डीएनए का अगर तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट बाइंड होकर इन्होंने एडक्ट फॉर्मेशन की थी, अगर तो डीएनए रिपेयर हो जाती है तो सेल नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डीएनए रिपेयर नहीं होती तो सेल डेथ की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और बाइंडिंग टू द डीएनए एडक्ट फॉर्मेशन होती है, तो उसकी वजह से परमानेंट अगर तो डीएनए का लीजन हो गया, देखो हमने कहा था कि अगर इस लेवल पे डीएनए रिपेयर हो गया तो वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर वो सेल डेथ की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर परमानेंट डीएनए लीजन होगा तो इस सेल को हम कहते हैं इनिशिएटेड सेल। इनिशिएटेड सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्सिनोजेनेसिस इनिशिएट हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें म्यूटेशन एक्यूमुलेट हो गया, तो ये इनिशिएटेड सेल है। आगे यही वाला सेल जब प्रोलिफरेट करेगा, उसकी डिफ्रेंसिएशन ऑल्टर हो जाएगी, क्योंकि हमने बात की हुई है कि कार्सिनोजेनिक सेल्स की डिफ्रेंसिएशन ऑल्टर होती है। ऑल्टर डिफ्रेंसिएशन होगी, उसकी वजह से क्या बनेंगे, प्री नियोप्लास्टिक क्लोन बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो नियोप्लाज्म करवाने वाले होते हैं, फिर उन प्री नियोप्लास्टिक क्लोन की प्रोलिफरेशन होती है, उसमें और फर्दर म्यूटेशंस जमा होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं, और उसकी वजह से बन जाता है मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म। तो इससे आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। किसी भी केमिकल आने की वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होगी और डीएनए में क्या फॉर्म होना शुरू, मतलब कार्सिनोजेन आएगा। वो कार्सिनोजेन जो है वो अपने इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट्स बनाएगा और फिर वो डीएनए के अंदर जाके बाइंड करता है। तो असल में इस लेवल पे मसला आ रहा होता है कि वो अपने इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट्स बना लेता है और जाके डीएनए से बाइंड कर लेता है। ठीक है, इनिशिएशन होती है, उसके बाद ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, यानी कि हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल्स हमें पता है कि वो न्यूक्लियोफिलिक के साथ, एटम्स के साथ, जितने भी एटम्स में न्यूक्लियोफिलिक्स एटम्स होते हैं ना हमारे सेल के अंदर, उनके साथ जाके रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और ये सारा टारगेट क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है, आरएनए बन रहा है, प्रोटीन्स बन रहा है, और इन सब चीज़ों की वजह से क्या होती है, सेल डेथ होती है। ठीक है, और अगर डीएनए की रिपेरेशन ना हो, वो ऐसे ही चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि कार्सिनोजेनेसिस होती है और कार्सिनोजन की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो केमिकल्स होते हैं जो ये काम करवा रहे हैं, वो एक डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं और इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं।
ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। केमिकल कार्सिनोजेनेसिस जो होती है उसमें स्टेजेस होती हैं इनिशिएशन की और प्रोमोशन की स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो इनिशिएशन क्या होती है कि जब सेल का एक्सपोजर होता है टू द सफिशिएंट डोज ऑफ कार्सिनोजेनिक एजेंट, यानी कि एक सफिशिएंट डोज अगर कार्सिनोजेनिक एजेंट की मिल जाए एक सेल को, तो वो क्या हो जाता है कि उसके अंदर इनिशिएशन हो जाती है और वो कैंसर की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि परमानेंट डीएनए का डैमेज होता है जिसको हम म्यूटेशंस का नाम देते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रोमोटर्स होते हैं, वो ट्यूमर्स को इंड्यूस कर सकते हैं ताकि वो इनिशिएटेड सेल, मतलब एक सेल इनिशिएट हो चुका है ना, उसमें म्यूटेशन आ गई हैं, अब क्या होगा, अब फर्दर उसमें प्रोमोटर्स आएंगे और प्रोमोटर्स जो हैं वो ट्यूमर्स को इंड्यूस करेंगे इनिशिएटेड सेल्स को, ताकि उनके अंदर क्या होता है, प्रोमोटर्स खुद ट्यूमेरोजेनिक नहीं होते, यानी कि वो खुद ट्यूमर नहीं कराते, लेकिन जो पहले से इनिशिएटेड सेल है उसके ऊपर प्रोमोटर्स काम करते हैं और उसके ऊपर काम करने की वजह से वो क्या कराते हैं कि उसकी प्रोलिफरेशन कराते हैं और क्लोनल एक्सपेंशन कराएंगे, उसकी प्रोलिफरेशन कराएंगे, क्लोनल एक्सपेंशन कराएंगे और फर्दर आगे ज़्यादा ट्यूमर की अक्रेंस कराएंगे। ठीक है, तो दे आर नॉट ट्यूमेरोजेनिक बाय देम सेल्स, लेकिन वो इनिशिएटेड सेल्स के ऊपर ही आके काम करते हैं और उनकी फर्दर ट्यूमर की, यानी कि जो म्यूटेशंस होती हैं उनकी एक्यूमुलेशन करवाते रहते हैं। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ट्यूमर कराते हैं? फॉर एग्जांपल अनअपोज्ड ईस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन, यानी कि ईस्ट्रोजन है उसकी स्टिमुलेशन इतनी ज़्यादा है उसको अपोज करने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो अनअपोज्ड ईस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन है एंडोमेट्रियम की और ब्रेस्ट की। ठीक है, और उसके अलावा अक्सर जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस होते हैं जिसमें टिश्यू रिपेयर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होता है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि टिश्यू रिपेयर में जैसे इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ हो गई, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गया, बैरिटिसोफेगस हो गया, तो इन सब में क्या हो रहा होता है कि ये कैंसर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो अनअपोज्ड एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन हो रही है, ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है और हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन वगैरह और इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होती रहती हैं, राइट? तो ये जो हमने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, बैरिटिसोफेगस वगैरह पढ़ा है, ये सारी क्या होती हैं, ये हमारे पास एज अ ट्यूमर प्रोमोटर के तौर पे काम कर सकती हैं। ठीक है, और जब ट्यूमर प्रोमोटर के तौर पे काम करेंगी, म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होंगी और उसकी वजह से कैंसर हो जाएगा। उसके अलावा हमने कहा है कि जितने भी इनिशिएटिंग केमिकल कार्सिनोजेनिक होते हैं वो हम बात कर चुके हैं कि वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स होते हैं, वो आगे जाके न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेंगे और जब भी वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो हर उनके टारगेट्स क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और आगे जाके वो सेल डेथ कराएंगे। अब जो भी केमिकल्स होते हैं इनिशिएशन कराने वाले कार्सिनोजेनेसिस की, वो कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, वो डायरेक्ट एक्टिंग भी होते हैं और इनडायरेक्ट एक्टिंग भी होते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन हमें नाम से ही पता चल रहा है कि उनको मेटाबॉलिक एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली बड़े आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर क्या होते हैं, ये वीक कार्सिनोजेंस होते हैं। ठीक है, तो ये वीक कार्सिनोजेंस होते हैं, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्यों? क्योंकि ये कैंसर कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल एल्काइलेटिंग एजेंट्स वगैरह उसमें होते हैं। तो अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एल्काइलेटिंग एजेंट का आप इस्तेमाल करें एक कैंसर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि उसकी वजह से दूसरे टाइप ऑफ कैंसर हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ठीक है, तो उसके अलावा एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया वगैरह। तो लेकिन इनमें जो डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस होते हैं इसमें कैंसर के चांसेस, मतलब कैंसर ये थोड़ा कम चांसेस होते हैं, कैंसर का जो चांस होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। उसके अलावा इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस वो कार्सिनोजेंस होते हैं, इनको मेटाबॉलिक एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि जब तक ये मेटाबॉलिक एक्टिवेशन नहीं होगी तब तक ये एक्टिव कार्सिनोजेन में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, और उसकी वजह से जो एक्टिव कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको हम कहते हैं अल्टीमेट कार्सिनोजेंस। ठीक है, बहुत सारे होते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग, फॉर एग्जांपल पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो फॉसिल फ्यूल के अंदर मौजूद हैं, वो भी हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस होते हैं। उसके अलावा बेंज़ोपायरीन भी हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन होता है। ठीक है, और ये कब बनता है? बेंज़ोपायरीन तब बनता है जब जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, तो टोबैको जलता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो सिगरेट्स वगैरह में ये बनता है, तो इसका मतलब है कि ये लंग कैंसर कराएगा। उसके अलावा होते हैं पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, वो भी एनिमल फैट से प्रोड्यूस होते हैं जब हम ग्रिल कर रहे होते हैं मीट या उसकी ब्रॉयलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये स्मोकी मीट या फिश के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनसे भी कैंसर हो सकता है। उसके अलावा एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, एजोडाइज होती हैं, वो भी इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस होते हैं, और अक्सर ऐसे लोग जो कि एनिलीन डाई या रबर इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी एक्सपोजर हो जाता है इन ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजन से, और जब उनका एक्सपोजर होता है तो वो इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन के तौर पे काम करते हैं, वो मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होती है और वो भी कैंसर कॉज करवा देते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन का मेटाबॉलिज्म होता कैसे है? उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट मोनो ऑक्सीजनेसिस, जो हमारे लिवर के एंजाइम्स है, हमने पढ़ा ना कि अक्सर ड्रग्स का भी मेटाबॉलिज्म करा रहे होते हैं। अब जो जीन्स इन ड्रग को मेटाबोलाइज कराती है ना, वो क्या, जो जीन्स इन मतलब इन एंजाइम्स को एनकोड करती हैं, वो जीन्स क्या होती हैं, वो पोलीमॉर्फिक होती हैं। ठीक है,
पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या है कि उनकी वेरियस फॉर्म्स होती हैं, और जो पॉलीमॉर्फिक हैं तो क्या ख्याल है कि एक्टिविटी एंजाइम्स की भी हर बंदे में डिफरेंट होगी, डिपेंड करता है कि उसको कौन सी जीन्स एनकोड करी हैं उसके एंजाइम्स को, ठीक है। तो अब क्या ख्याल है कि ये एंजाइम एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कार्सिनोजेनेसिस जो है वो इनहेरिटेड भी एक चीज़ आ जाती है ना, क्योंकि हमने कहा है कि पॉलीमॉर्फिक जीन होती है, तो डिपेंड करेगा कि उस एंजाइम की जीन कौन सी है, उस एंजाइम की जीन पे डिपेंड करेगा, फिर एंजाइम पे डिपेंड करेगा, और फिर डिपेंड करेगा कि वो एक्टिव कार्सिनोजेन में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो आप जेनेटिक एनालिसिस करते हो एंजाइम की पॉलीमॉर्फिज्म का, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये बंदा कितना ससेप्टेबल है कैंसर से। क्यों? क्योंकि हर किसी के जो एंजाइम्स होते हैं उनका फंक्शनल लेवल डिफरेंट होता है, उनकी एक्टिविटी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जीन्स आर पॉलीमॉर्फिक। अब हम जितना न्यूप्लेसिया स्टडी कर चुके हैं, हम इस बात को तो बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हमेशा म्यूटेशन से आती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो केमिकल इनिशिएटिंग एजेंट्स हैं वो क्या करेंगे, हम पढ़ रहे हैं ना केमिकल कार्सिनोजेनेसिस, यानी कि केमिकल्स ने कार्सिनोजेनेसिस करवानी है। तो इस बात का क्या मतलब है कि जो भी केमिकल इनिशिएटिंग एजेंट्स हैं इन्होंने आके किसको टारगेट करवाना है, डीएनए को टारगेट करवाना है और म्यूटेशंस करानी है, ठीक है। तो ये म्यूटाजेनिक है, ठीक है। तो जब तक म्यूटेशंस नहीं होंगे तब तक कैंसर नहीं हो सकता। तो इनका काम क्या है कि इन्होंने आके म्यूटेशन करानी है इन केमिकल्स ने, और उसकी वजह से कैंसर हो जाता है, ठीक है। और हम पढ़ चुके हैं ऑन्कोजीन्स के बारे में, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के बारे में, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि गेन ऑफ पोटेंशियल सेलेक्टिव एडवांटेज, हमारे पास जो ऑन्कोजीन होता है उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, और वो प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती हैं, प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी बढ़ जाती है, ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो डिलीट हो जाती हैं। तो इन सारी केसेस की वजह से क्या होता है, कार्सिनोजेनेसिस हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी म्यूटेशंस होती हैं वो हमेशा रैंडम फैशन में होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा कुछ कार्सिनोजन जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर सीक्वेंस, जो डीएनए का सीक्वेंस होता है ना या बेस सीक्वेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर जाके एक्ट करता है, ठीक है। और अक्सर ऐसी म्यूटेशंस कराता है और वो एक जगह पे क्लस्टर्ड होती हैं, और उसको हम क्या नाम देते हैं, एट द हॉट स्पॉट्स, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल है कि एक फंगस होता है हमारे पास, एफ्लाटॉक्सिन बी 1, ये नेचुरली अकरिंग एजेंट है, और ये एस्परगिलस एक फंगस होता है उससे प्रोड्यूस होता है एफ्लाटॉक्सिन बी 1। एस्परगिलस, और ये एस्परगिलस फंगस किस पे ग्रो करती है, अक्सर हमने नट्स या ग्रेन स्टोर किए होते हैं वो अच्छे से स्टोर नहीं होते, उसके ऊपर एस्परगिलस फंगस आ जाता है और वो एफ्लाटॉक्सिन बी 1 प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो कंटिन्यूसली ऐसी फूड खा रहे होते हैं, तो क्या ख्याल है कि उसको कंटिन्यूसली एक स्ट्रेसर जा रहा है, यानी एफ्लाटॉक्सिन बी 1 उसके अंदर जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इन पेशेंट्स को हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है, ठीक है। तो एफ्लाटॉक्सिन बी 1 एसोसिएटेड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर कौन सी म्यूटेशंस होती हैं, TP53 म्यूटेशंस होती हैं, और उसमें क्या होता है कि ये कोडॉन नंबर 249 के ऊपर म्यूटेशंस अकर करेंगी, और वो म्यूटेशंस क्या कराएंगी कि आर्जिनिन से सीरीन सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, यानी आर्जिनिन की जगह सीरीन आना स्टार्ट हो जाता है। P53 प्रोटीन का जो सीक्वेंस बनता है ना, यानी कि हमने कहा है कि पहले एक बेसिस का सीक्वेंस होता है, डीएनए का सीक्वेंस होता है, वो आगे प्रोटीन बनवाता है। तो क्या ख्याल है कि जो डीएनए का सीक्वेंस था उस पर 249 कोडॉन था, जब उसके अंदर आर्जिनिन की जगह सीरीन आ गया तो प्रोटीन डिफरेंट बनेगा। जब डिफरेंट प्रोटीन बनेगा तो क्या ख्याल है उसकी वजह से P53 प्रोटीन डिफरेंट बनेगा। P53 का काम क्या था कि वो ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन था, तो वो ट्यूमर सप्रेशन का काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन में ही म्यूटेशन आ गया, वो बेचारा काम नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाना शुरू हो जाएंगी, म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेटेड फूड्स में सिर्फ TP53 म्यूटेशंस होती हैं, वरना नॉर्मली लिवर ट्यूमर्स में TP53 म्यूटेशंस इतनी कॉमन नहीं होती। उसके अलावा लंग कैंसर, जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं उन पेशेंट्स में भी ऐसे ही लंग कैंसर होता है कि कंटिन्यूसली क्या होता है कि स्मोकिंग के जो केमिकल्स होते हैं वो एक्सपोज होते जाते हैं, वो डीएनए का सीक्वेंस बदलवा देते हैं, और उसकी वजह से म्यूटेशंस अकर करती हैं और कैंसर हो जाता है। उसके अलावा एडिशनल कार्सिनोजेंस जो वर्क प्लेस पे जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, विनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक, निकल क्रोमियम, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल्स, नाइट्राइट्स, जिनको हम फूड प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, वो भी अमाइंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फूड में अमाइंस होती है ना, यानी कि आपने क्या किया कि नाइट्राइट्स आपने फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किए, और उसी फूड में अमाइंस भी थी, तो अमाइंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे और वो बनाएंगे नाइट्रोजमीन्स, ठीक है। और नाइट्रोजमीन्स क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं। तो इस तरह से देखें कि फूड में किस तरह से कार्सिनोजेनेसिस का प्रोसेस अकर करा होता है, और ये होती है केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। अब केमिकल कार्सिनोजेनेसिस जो है, केमिकल्स क्या होते हैं हमने पढ़ लिया, दे आर रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप्स होते हैं दैट डायरेक्टली डैमेज डीएनए लीडिंग टू म्यूटेशन एंड इवेंचुअली कैंसर्स। और इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं तो न्यूट्रोफाइल्स के साथ जाके बाइंड करते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट डू नॉट रिक्वायर मेटाबॉलिक कन्वर्जन टू बिकम कार्सिनोजेनिक, वाइल इनडायरेक्ट एजेंट उनको एक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ता है, उनको मेटाबॉलिक पाथवेज की ज़रूरत पड़ती है, और उनकी जीन्स में पोलीमॉर्फिज्म होती है एंडोजेनस एंजाइम की, सच एज साइटोक्रोम P450, इट में इन्फ्लुएंस द कार्सिनोजेनेसिस। तो हर बंदे में कार्सिनोजेनेसिस डिफरेंट होती है। आफ्टर एक्सपोजर ऑफ अ सेल टू म्यूटेजन या इनिशिएटर के बाद क्या होता है, ट्यूमेरोजेनेसिस कैन बी इनहेंस्ड बाय एक्सपोजर टू प्रोमोटर्स, यानी कि एक दफ़ा इनिशिएटर, हमने कहा था ना कि जो सबसे पहली म्यूटेशन होती है वो होती है इनिशिएटर म्यूटेशन। तो इनिशिएटर म्यूटेशन के बाद
जो है ट्यूमर की फॉर्मेशन किस चीज़ पर डिपेंड करती है, एक्सपोजर टू प्रोमोटर, यानी कि एक दफ़ा इनिशिएशन हो गई उसके बाद और जो स्ट्रेसर्स फर्दर एक्यूमुलेट होते रहते हैं उनको कहते हैं प्रोमोटर्स। तो पहले इनिशिएटिंग सेल बनेगा, उसके ऊपर आके प्रोमोटर्स काम करते रहेंगे और फिर अल्टीमेटली ट्यूमेरोजेनेसिस होती है, ठीक है। और प्रोमोटर्स आते हैं और प्रोमोटर्स क्या कराते हैं, प्रोलिफरेशन कराते हैं म्यूटेटेड सेल की, यानी कि पहले इनिशिएटिंग ये सेल था, इसमें इनिशिएटिंग म्यूटेशन आई थी, ठीक है, इनिशिएटिंग म्यूटेशन आई थी। अब फर्दर क्या हुआ कि इनिशिएटिंग म्यूटेशन आई, आगे उसके अंदर प्रोमोटर्स यहाँ पे काम किए और प्रोमोटर क्या कराते हैं कि उसके अंदर म्यूटेशंस एक्यूमुलेट करवाते रहते हैं, करवाते रहते हैं, करवाते रहते हैं और अल्टीमेटली कैंसर होता है, ठीक है। ह्यूमन कार्सिनोजेंस कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट जो हम पढ़ चुके हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट जो हम कीमोथेरेपी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स हम पढ़ चुके हैं, बेंजोपायरीन, एजोडाइज, एफ्लाटॉक्सिन एंड प्रोमोटर्स और एजेंट्स दैट कैन कॉज पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियम जो हम पढ़ चुके हैं कि अनअपोज्ड एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन या रीजनरेटिव एक्टिविटी इन द लिवर, उसके हाइपरप्लेजिया जब ज़्यादा हो जाए या फिर रीजनरेटिव एक्टिविटी लिवर में ज़्यादा हो जाए तो इन सारी चीज़ों की वजह से कैंसर कॉज होता है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस में आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि डीएनए म्यूटेशन, डीएनए म्यूटेशन, डीएनए म्यूटेशन, ठीक है। तो रेडिएशन भी क्या करेंगी कि जो यूवी लाइट वगैरह होती है उसकी फॉर्म में, या जो सनरेज होती हैं या आयनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो क्या होती हैं, वो म्यूटाजेनिक भी होती हैं और कार्सिनोजेनिक भी होती हैं। अब जब यूवी का एक्सपोजर होता है ना तो उसकी वजह से स्किन कैंसर्स होते हैं, क्यों, क्योंकि जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं वो कहाँ कहाँ से आती हैं, न्यूक्लियर प्लांट से आती हैं, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह से आती हैं, ठीक है। और आयनाइजिंग रेडिएशन क्या कराएंगी कि डीएनए के अंदर डैमेज कराएंगे, डीएनए का डैमेज होगा, म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होती रहेंगी और कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रेडिएशन का एडिटिव या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है विद अदर पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स, यानी कि बहुत सारे कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स मौजूद होते हैं और फिर जो है वो रेडिएशन का फैक्टर भी आ जाता है और ये सारे प्लस हो जाते हैं, ऐड होते रहते हैं और इनका सिनर्जिस्टिक फंक्शन होता है और ये म्यूटेशन करवाते हैं। अब क्या होता है कि जो यूवी रे सन वगैरह से आती हैं उसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर कौन कौन से कैंसर्स हो सकते हैं, स्किन कैंसर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्किन का मेलानोमा, ठीक है। और जो डिपेंड करता है, यानी कि रिस्क डिपेंड करता है स्किन कैंसर का, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट के अंदर कौन सी टाइप की यूवी रेस जा रही हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है उस पेशेंट को और उसकी स्किन की पिगमेंटेशन कितनी है, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर जो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है मेलानिन, वो कितना है स्किन के अंदर, ठीक है। तो जो लाइट स्किन पीपल होते हैं जिनकी स्किन बहुत फेयर होती है उनके अंदर क्या होता है कि मेलानिन पिगमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उनके अंदर स्किन कैंसर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सोलर स्पेक्ट्रम है उसमें 3 वेवलेंथ की रेंज होती है, यानी कि जो यूवी रेस सन से आती हैं उसके 3 स्पेक्ट्रम्स होते हैं। एक होती है यूवीए, एक होती है यूवीबी, उसकी रेंज ये होती है, और एक होती है यूवीसी, ठीक है। इनमें से जो यूवीबी होती है ना वो क्यूटेनियस कैंसर्स कराती है, ये बात आपने याद रखनी है, यूवीबी इज़ कॉमन कॉजिंग द क्यूटेनियस कैंसर्स, ठीक है। उसके अलावा जो है यूवीसी भी म्यूटाजन है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा हम नहीं कंसिडर करते कि ये म्यूटाजेनिक है, क्यों, क्योंकि ओजोन से फ़िल्टर आउट होके आती है यूवीसी और इसकी वजह से इतने कैंसर्स नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा यूवीबी लाइट भी कार्सिनोजेनिक है, क्यों, क्योंकि ये क्या काम कराती है ऐसा डीएनए में, ये डीएनए में जाके ना पायरिमिडीन के डाइमर्स बनाती है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होगी ना यूवी लाइट के फोटोन में, डीएनए क्या करता है कि डीएनए एनर्जी की एब्जॉर्प्शन कर लेता है और उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि देखो लाइट जा रही है ना, तो लाइट क्या कराती है कि लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं यूवी लाइट के, तो डीएनए क्या कराते हैं उन फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ये डीएनए इसके ऊपर लाइट पड़ी और लाइट के फोटॉन्स थे, उसने उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करा दिया। अब ये फोटॉन जब डीएनए में जाते हैं ना, ये केमिकल रिएक्शन कराते हैं और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि डीएनए में ये पड़ी हुई ना पायरिमिडीन बेसिस, इनके अंदर रिएक्शन होता है और ये आपस में बना लेती हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं एजर्सन थायमिडीन रेजिड्यूज इन द सेम स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर ये स्ट्रैंड डीएनए का पड़ा हुआ है ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रैंड है डीएनए का, तो इसी का एक पायरिमिडीन से एक पायरिमिडीन रेजिड्यू से आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो क्या ख्याल है कि उसकी वजह से डीएनए का हेलिक्स डिस्टॉर्ट हो जाएगा। नॉर्मली डीएनए के इस बैंड ने इस बैंड के साथ बाइंड करना है, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक ही हेलिक्स आपस में बाइंड होना स्टार्ट हो गया। तो उसकी वजह से अब नॉर्मली अगर ये पायरिमिडीन डाइमर्स बने ना, तो इनके रिपेयर का सिस्टम कि अल्लाह ताला ने रखा हुआ है डीएनए में, तो डीएनए में होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, नर पाथवे होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। तो क्या होता है कि नॉर्मली अगर ये पायरिमिडीन डाइमर्स बनते हैं तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन होती है, इसको काट दिया जाता है, इसको निकाल दिया जाता है और ये रिपेयर हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जिन लोगों के अंदर ये कार्सिनोजेनेसिस एक्यूमुलेट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, उसमें न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर पाथवे ख़राब हो जाता है, वो नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, तो पेशेंट्स में कैंसर होता है और उसकी वजह से कैंसर होता है उसको हम कहते हैं जीरो डर्मा पिगमेंटोसम। उसके अलावा स्किन्स में मेलानोमास भी होते हैं,
और मेलानोमा में भी क्या होता है कि जो मेलानोमा की जो जीनोम्स होते हैं ना, स्किन सन एक्सपोज्ड स्किन के ऊपर मेलानोमा के जो जीनोम्स होते हैं उनके अंदर ऑल्ट्रेशंस आ जाती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि पायरिमिडीन डाइमर्स बनते हैं। और अगेन अगर पायरिमिडीन डाइमर्स के न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर का पाथवे अच्छा काम नहीं कर रहा तो डैमेज होता है और उस वजह से कैंसर हो जाता है। उसके अलावा आयनाइजिंग रेडिएशंस भी होती हैं जो कैंसर कराती हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस कौन कौन सी हैं? हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, एक्सरेज हैं, गैमा रेज हैं, उसके अलावा अल्फा पार्टिकल हैं, बीटा पार्टिकल हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि एक्सरे वगैरह कर रहे होते हैं, मतलब अक्सर एक्सरेज वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो जो लोग एक्सरे वगैरह कर रहे होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है कि क्योंकि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो रहा है, उनका काम ही है बेचारों ने एक्सरे करना है, तो उनके अंदर ये ज़्यादा कैंसर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो हमने पढ़ा था हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब्स गिराए गए थे उसकी वजह से क्या हुआ था, ये आयनाइजिंग रेडिएशन थी ना, इन्होंने डीएनए डैमेज कराया था। डीएनए डैमेज होता है, डायमर्स वगैरह बनते हैं, उनका न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर नहीं होता और कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ल्यूकीमियाज वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उसके अलावा लॉन्गर लेटेंट पीरियड, यानी डीएनए डैमेज हुआ और उसके बाद बहुत टाइम बाद कैंसर हुआ, वो कौन कौन से होते हैं लॉन्ग लेटेंट पीरियड वाले? कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, कोलॉन, थायराइड और लंग, ठीक है। उसके अलावा जो लोग सीटी स्कैन वगैरह कर रहे होते हैं उनके अंदर भी क्यों? क्योंकि जिन जो लोग सीटी स्कैन करवा रहे होते हैं, यानी कि 2 या 3 सीटी स्कैन जिन लोगों के हो गए हैं, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं ल्यूकीमिया होने के, क्योंकि सीटी स्कैन में भी आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके अलावा रेडिएशन इंड्यूस कैंसर और कौन-कौन से होते हैं? माइलॉइड ल्यूकीमियाज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है ना, वो जाके ग्रैन्युलोसाइट्स और उनके प्रिकर्सर्स को डिस्ट्रॉय करा देती हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंसर्स होते हैं ब्रेस्ट के, लंग के और सलाइवरी ग्लैंड के, वो भी आयनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी सेल जो है ट्रांसफॉर्म हो सकता है इन द कैंसर सेल अगर उसको रेडिएशन एनर्जी मिली, यानी कि अगर आपने उसको रेडिएंट एनर्जी से एक्सपोज करा दिया ना, तो पोटेंशियली एनी सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैंसर सेल। ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक सेल ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि डीएनए तो हर सेल में होता है और डीएनए के डैमेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक जनरल सा टॉपिक था कि आयनाइजिंग रेडिएशन कॉजेज क्रोमोसोम का ब्रेक कराती हैं, ट्रांसलोकेशन करा सकती हैं, एंड लेस फ्रिक्वेंटली पॉइंट म्यूटेशन करा सकती हैं, और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जेनेटिक डैमेज होता है। यूवी रेस क्या कराती हैं कि वो पायरिमिडीन के डायमर्स बना देती हैं डीएनए के अंदर, उसकी वजह से म्यूटेशन आती हैं, तो यूवी रेस की वजह से स्किन कैंसर्स होते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनके अंदर पायरिमिडीन डायमर्स को रिपेयर करने वाले जो न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर पाथवे होता है वो ख़राब हो जाता है, तो न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर वाला पाथवे जब ख़राब हो जाता है तो इन पेशेंट को जीरोडर्मा पिगमेंटोजम हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो रेडिएशन का एक्सपोजर होता है ड्यूरिंग द सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह, उसकी वजह से भी कैंसर का रिस्क बच्चों में ज़्यादा हो जाता है, ल्यूकीमिया और ब्रेन ट्यूमर का, ठीक है। So this was all about the radiation and chemical carcinogenesis. In next we will study about microbial carcinogenesis.